हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे 10th की वर्कशीट नंबर 36 जो इस हफ्ते की है। पिछले हफ्ते भी यूरोप में राष्ट्रवाद से तीनों वर्कशीट्स आई थी और इस बार भी इस वीक भी यूरोप में राष्ट्रवाद से ही तीनों वर्कशीट्स आई हैं। आज हम 36 वर्कशीट नंबर पढ़ेंगे और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राज्य की दृश्य कल्पना। जिस टाइम की ये बात हो रही है उस समय लोग उस चीज को प्यार करते थे जिसका कोई रूप था या शक्ल थी, जहाँ कोई आकार था। लोगों को मतलब अगर देश का नाम रख दिया जाता था या राष्ट्र का नाम रख दिया जाता था तो उसके प्रति लोगों थे जो उन लोगों का प्यार जगाना मुश्किल हो रहा था। उस समय लोग ज़्यादा लंबी सोच नहीं रखते थे और लोगों के अंदर जो देश या राष्ट्र का विचार था उसके प्रति उनके कोई आकार नहीं बन रहा था, कोई उनके रूप नहीं आ रहा था, क्योंकि उस समय लोग उन चीज़ों को ही या उन व्यक्तियों को ही प्यार करते थे जिनका कोई आकार था, रूप था, शक्ल थी। तो देश से मतलब राष्ट्रवाद के द्वारा मतलब किसी देश से प्यार पैदा करने के लिए उस समय के जो लोग थे या कलाकार थे उन्होंने देश को या राष्ट्र को एक ऐसी औरत या व्यक्ति का रूप देने की कोशिश की जिससे ताकि लोगों को उससे प्यार हो जाए। तो मतलब उस टाइम राजतंत्र होते थे, लोगों को राजे की इच्छा के अनुसार चलना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे ये देश के प्रति प्यार, मतलब एक ही भाषा संस्कृति वाले में लोगों के अंदर एकता आई और उन्होंने अपने आप को एक जगह पर रहकर एक देश का रूप देने की कोशिश की। तो कुछ लोग थे जो इस भावना को नहीं समझ पा रहे थे, राष्ट्रवाद की भावना को। उनके अंदर राष्ट्रवाद नहीं जग पा रहा था। तो जिन लोगों के अंदर ये राष्ट्रवाद या अपने देश के लिए प्यार नहीं पैदा हो रहा था, उनके अंदर ये एकता की भावना नहीं आ रही थी एक जैसे लोगों के साथ रहने की, तो फिर उस समय कलाकारों ने हर राष्ट्र या देश को एक नारी या पुरुष का रूप देने की कोशिश की। 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। 18वीं और 19वीं शताब्दी में देश के प्रति प्यार पैदा करने के लिए देश या राष्ट्र को जो उस समय के कलाकार थे उन्होंने इस तरीके से उनका चित्र बनाया देशों या राष्ट्रों का, जैसे कि कोई वो देश व्यक्ति हो। राष्ट्रों को नारी वेश में प्रस्तुत किया जाता था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में देशों को या राष्ट्रों को नारी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हमारा भारत है, तो भारत को हमारे जो देश के लोग थे उससे प्यार पैदा करने के लिए भारत को भारत माता के रूप में चित्र बना दिया, भारत माता के रूप में, ताकि भारत के लोग उससे प्यार करें। और इसी तरीके से यूरोप के अंदर भी हुआ था कि वहाँ पर जो राष्ट्र या देश थे उनको नारी का रूप दिया गया। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं होती थी। यूरोप के अंदर देशों या राष्ट्रों को जिस नारी के रूप में दिखाया गया वो नारी असली जीवन में कोई महिला नहीं होती थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था। मतलब अगर देश का या राष्ट्र का वैसे नाम लिया जाता था तो उसकी कोई मूर्ति नहीं थी, कोई उसका आकार नहीं था जिसके कारण लोगों के अंदर उसका जो विचार था देश या राष्ट्र का वो बैठ नहीं पा रहा था। जानी नारी की छवि राष्ट्र का रूप बन गई, यानी कि जो नारी थी अलग अलग नारी रूपों में अलग अलग राष्ट्रों को दिखाया गया। जो अलग अलग राष्ट्रों को नारी के रूप में जो दिखाने की
जो है मेथड है, या कुछ भी कह लो, पद्धति है, थी पुराने समय में, उस 18वीं और 19वीं शताब्दी में किसी राष्ट्र को नारी के रूप में दिखाने की जो शैली थी, उसको क्या कहा गया? ईसाई नाम से मारियाना कहा गया। नारी रूप में किसी राष्ट्र को दिखाने की जो रीत थी, उसको ईसाई नाम में फ्रांस में उसे ईसाई भाषा में मारियाना कहा गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया, जिसने देश के मतलब विचार को एक उसका चित्र खींच दिया, रेखांकित किया, मतलब उसका एक खाका खींच दिया। इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूप बन गई। और जर्मनी राष्ट्र का प्रतीक क्या बनाया गया? जर्मेनिया। आप बुक, अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें देखोगे तो जर्मेनिया दिखाई गई है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो राष्ट्रों या देशों को जो नारी रूप में दिखाने की परंपरा थी, उसको फ्रांस में ईसाई भाषा में मारियाना कहा जाता था। और जिसने जन राष्ट्र को, जहाँ अलग अलग देशों के विचार को रेखांकित किया, उसका चित्र खींचा, इसी प्रकार जर्मन को जर्मेनिया के रूप में दिखाया गया। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। और फ्रैंकफर्ट संसद, जर्मन को, जो जर्मन भाषी इलाके थे उनको एक करने के लिए संसद बनाई गई थी जर्मन लोगों की। तो जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। जैसे फ्रांस के अंदर तीसरे स्टेट के मध्य वर्गीय लोगों ने अपने आप को निरंकुश राज्य से बचाने के लिए नेशनल असेंबली बनाई थी, ऐसे ही जर्मन इलाकों में, जिन इलाकों में जर्मनी भाषा बोली जाती थी, वहाँ पर बड़ी संख्या में जो राजनीतिक संगठन थे जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों के, उन्होंने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर नेशनल असेंबली बनाई, फ्रांस के मध्य वर्गीय लोगों की तरह। जैसे फ्रांस में मध्य वर्गीय लोगों ने नेशनल असेंबली बनाई थी कानून बनाने वाली, वैसे ही फ्रैंकफर्ट शहर में जो जर्मन इलाकों के लोग थे, उन्होंने राजनीतिक जर्मन इलाकों में जो बड़े बड़े राजनीतिक संगठन थे जर्मन लोगों के, उन्होंने फ्रैंकफर्ट में मिलकर एक नेशनल असेंबली बनाई और उसके लिए मतदान भी करा, मतलब वोटिंग भी, नेशनल असेंबली के मेंबरों को चुनने के लिए वोटिंग भी करवाई गई। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित निधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। और जर्मन इलाके के जो राजनीतिक संगठन थे, उन्होंने फ्रैंकफर्ट में नेशनल असेंबली बनाने के लिए वोटिंग करवाई थी। और उसमें से 831 831 लोग चुने गए जर्मन नेशनल असेंबली को चलाने के लिए। और इनको 831 जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे, ये जर्मन नेशनल असेंबली के मेंबर चुने गए थे वोटिंग के द्वारा। और ये फिर 18 मई 1848 में एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में इन्होंने अपना, पहले जब ये 831 जीत गए निर्वाचित प्रतिनिधि, तो ये सजे धजे जुलूस के द्वारा फ्रैंकफर्ट की संसद का जो भी स्थान चुना गया था वहाँ गए और अपना स्थान ग्रहण किया। ये संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। जो नेशनल असेंबली है वो संसद है कानून बनाने वाली। और ये संसद कहाँ लगा, का स्थान कहाँ था, जहाँ पर इन 831 लोगों ने 831 जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे नेशनल असेंबली के, जर्मन नेशनल असेंबली के, तो वो उन्होंने कहाँ जाके बैठना था, उन्होंने सेंट पॉल चर्च में जाना था।
और उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इन जो नेशनल असेंबली थी, ये संसद ही है, कानून बनाने वाली जर्मन संसद है। और इन्होंने एक उसका रफ संविधान का एक कच्चा खरड़ा जिनके प्रारूप तैयार किया। जर्मन के लोगों के लिए एक संविधान तैयार किया, जैसे कि फ्रांस के लोगों ने नेशनल असेंबली के द्वारा किया था। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। और जो इन्होंने संविधान बनाया जर्मन के लोगों ने सेंट पॉल चर्च में बैठकर 831 निर्वाचन प्रतिनिधियों ने, इसमें जर्मन की जो वो थी बागडोर थी, वो किसको दी थी? अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी थी जिसे संसद के अधीन रहना था। मतलब कि चाहे राजा बनता वहां का जर्मन का, तो उसकी शक्तियां किसके द्वारा कम होनी, नियंत्रित होनी थी? संविधान के द्वारा। जर्मन के लोगों ने जो संविधान बनाया उसमें अपना अध्यक्ष या अपने देश का राजा उसको चुना जिसकी शक्तियां अब संविधान द्वारा नियंत्रित होनी थी, यानी कि उनको संसद के अधीन रहना था उस राज्य को, जो भी जर्मन का राजा बनता है। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। तो कोई भी राजा उस समय नहीं चाहता था कि उसकी शक्तियां कम की जाएं। सारे राजे अनलिमिटेड यानी कि असीमित शक्तियों का प्रयोग करना चाहते थे। लेकिन जर्मन के लोगों ने जो संविधान द्वारा अपने जो राजा की शक्तियां कम कर दी थी और राजा को संसद के अधीन कर दिया था। तो जब जर्मन के लोगों ने प्रशा के राजे फ्रेडरिक विल्हेम को कहा, चतुर्थ को कहा कि वो जर्मन का राजा बन जाए, तो उसने मना कर दिया, क्योंकि जो प्रशा का राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ था, वो नहीं चाहता था कि उसकी शक्तियां कम हो, उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। मतलब और भी राजे थे जो नहीं चाहते थे कि उनकी शक्तियां संविधान द्वारा कम हो। तो ये जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे, मतलब जर्मन के लोगों ने जब राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को अपना राजा बनाना चाहा, तो उसने इसलिए मना कर दिया कि वो नहीं चाहता था कि उसकी शक्तियां संविधान द्वारा कम हों, और वो उन राजाओं के साथ था जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। यहाँ कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया। यहाँ कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वही संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया, और कोई भी राजा या अमीर व्यक्ति नहीं चाहता था कि राजे की शक्तियां कम हो। तो जो अमीर लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे जर्मन के अंदर, और सेना थी, उन्होंने इस संसद का विरोध किया जो राजा की शक्तियों को कम कर देता। जर्मन लोगों ने जो नेशनल असेंबली बनाई थी और उसके द्वारा संविधान बनाया था, और उस संविधान के अनुसार उस जो भी जर्मन का अध्यक्ष बनता उसकी शक्तियां संविधान के द्वारा कम हो गई थी और उसको संसद के अधीन रहना था। और लेकिन कोई भी राजा बनने को तैयार नहीं था, क्योंकि कोई भी अपनी शक्तियां कम नहीं करवाना चाहिए। जिस फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को राजा बनाने की कोशिश की, उसने भी नहीं, वो भी राजा नहीं बना था जर्मनी का, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मतलब उसकी शक्तियां कम हो। यहाँ और जो अमीर लोग थे उन्होंने भी इस संविधान का विरोध किया जर्मन के अंदर, और वहाँ की सेना ने भी, क्योंकि अमीर लोग और सेना नहीं चाहती थी कि वहाँ पर राजा की शक्तियां कम हो। वही संसद का, और जैसे ही अमीर लोगों ने और सेना ने इस संसद के संविधान का विरोध किया, तो ये कमजोर हुई। संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया था।
और ये जो संसद थी, जो नेशनल असेंबली थी, इसमें अमीर जो मध्य वर्ग के लोग थे उनका प्रभाव ज़्यादा था। और ये वो लोग थे जो मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध करते थे, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। जिन लोगों ने संसद बनाई थी, इन्होंने जो संविधान में कानून बनाया था, उन मजदूरों और कारीगरों ने जो मांगी थी इनसे, उन मांगों का विरोध किया। और वैसे तो संसद के जो लोग थे उनके विरुद्ध तो कुलीन वर्ग भी उनके विरुद्ध था, सेना भी उनके विरुद्ध थी। और इन्होंने गलत कानून बना के मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध करके इन संसद के लोगों ने मजदूरों और कारीगरों का समर्थन भी वो कर दिया, खत्म कर दिया। और अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। मतलब जो जर्मन के लोगों ने, जर्मन के लोगों के राजनीतिक संगठन थे, उन्होंने एक कानून बनाने वाली संस्था नेशनल असेंबली बनाकर, मतलब कि उसके मेंबर चुने वोटिंग द्वारा 18 मई 1848 में। और 831 मेंबर चुने गए थे, जिन्होंने सेंट पॉल चर्च में जो नेशनल असेंबली यानी कि संसद थी, उसके लिए वहाँ पर सेंट पॉल चर्च में बुलाई जानी थी ये संसद नेशनल असेंबली की। और इस जो बनी थी नेशनल असेंबली, इसने वहाँ का संविधान का प्रारूप तैयार कर दिया। और इस संविधान के द्वारा जो राष्ट्र का अध्यक्ष था, जर्मन का अध्यक्ष बनना था, उसको उसकी जो शक्तियाँ थी वो संसद के पास दे दी, संसद के अधीन कर दी। जब इन्होंने जर्मन के लोगों ने प्रशा के राजे फ्रेडरिक विलियम को अपना राजा बनाना चाहा, तो वो नहीं बना, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी शक्तियाँ काम करें। और ऐसा करके उसने उन राजाओं को साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। और जिन लोगों ने ये जर्मन का संविधान बनाया, उन और इस संविधान द्वारा राजा की शक्तियाँ कम की गई थी। और जो भी अमीर लोग थे वो ऐसा नहीं चाहते थे कि राजा की शक्तियाँ कम हो। तो जर्मन के अंदर जो कुलीन वर्ग के लोग, अमीर लोग थे, सेना के लोग थे, वो इस संविधान के विरुद्ध थे। इसलिए इस जर्मन जो नेशनल असेंबली ने संविधान बनाया था, उसका जो आधार था पहले कमज़ोर हो गया। और एक जो ये नेशनल असेंबली ने जो संविधान बनाया था, उसमें मजदूरों और कारीगरों की जो मांगे थी उसको दबाया गया था। इसलिए भी इन संसद के जो 831 लोग थे, इनको मजदूरों और कारीगरों का भी साथ नहीं मिला, कुलीन वर्ग ने भी इनका साथ नहीं दिया और सेना ने भी इनका साथ नहीं दिया। और इस तरीके से इनका जो समर्थन था वो खत्म हो गया। इनका किसी ने भी समर्थन नहीं किया, ना कुलीन वर्ग ने किया, नेशनल असेंबली का साथ ना तो अमीर लोगों कुलीन वर्ग ने दिया, ना ही सेना ने दिया, ना ही मजदूरों और कारीगरों ने दिया, क्योंकि मजदूरों और कारीगरों की मांगों को इन्होंने संविधान द्वारा दबा दिया था। और इस तरीके से जो समर्थन खो बैठे, जिन्होंने 831 लोगों ने संविधान बनाया था। और फिर सेना बुलाकर ये जो इन्होंने नेशनल असेंबली बनाई थी, जर्मन के राजनीतिक संगठनों ने इसको खत्म कर दिया गया। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान। और यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद लाने के लिए महिलाओं ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अपने राजनीतिक संगठन बनाए, संगठनों का निर्माण किया राष्ट्रवाद लाने के लिए, और समाचार पत्रों का प्रकाशन भी किया। इस महिलाओं ने समाचार पत्र भी छापे ताकि लोगों के अंदर अपने देश के प्रति प्यार जगे। इन्होंने पुरुषों को तो उस समय आपने फ्रांस में भी देखा, पुरुषों को तो वोट का अधिकार यानी कि मतदान का अधिकार मिल गया था, लेकिन औरतों को नहीं मिला था। तो औरतों ने अपने संगठन बना के अपने लिए मताधिकार, मत का अधिकार
हासिल करने के लिए संघर्ष किया। राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। औरतें जो भी उस समय की सरकारें थी, उनकी जो राजनीतिक बैठकें होती थी और प्रदर्शनों में भी इन औरतों ने हिस्सा लिया। प्रतीकों का अर्थ, और इसके अंदर इस चैप्टर जो यूरोप में राष्ट्रवाद है, इसमें यूरोप के अंदर कुछ प्रतीक होते थे। जैसे टूटी हुई बेड़ियों का मतलब था आज़ादी मिलना। अगर किसी देश को जो आज़ादी मिल जाती तो वो टूटी हुई बेड़ियों द्वारा दिखा सकते थे। बाज शाप वाला कवच, जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति। बाज शाप वाला कवच, ऐसा कवच जिसके ऊपर बाज, जो एक पक्षी होता है, उसका उसका मतलब छापा जिसके ऊपर लगा होता था बाज का, वो जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति थी। ब्लूत पत्तियों का मुकुट, ब्लूत वृक्ष की पत्तियों का मुकुट पहनना वो व्यक्ति पहन सकता था, वीरता की निशानी थी वो। और तलवार, अगर नंगी तलवार होती थी तो इसका मतलब मुकाबले की तैयारी करता था व्यक्ति। अगर उसी तलवार को जैतून की डाली या पत्ती में लपेट दिया जाता था तो वो शांति की चाह बन जाती थी। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा था। काला, लाल, सुनहरा उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था, जो कहते थे कि हर व्यक्ति जन्म से आज़ाद है, और जो संसदीय सिद्धांतों वाली सरकारें अपनाना चाहते थे उदारवादी राष्ट्रवादी, उनका झंडा कैसा था? काला, लाल और सुनहरे रंग का था। और अगर उगते हुए सूर्य दिखाया की किरणें दिखाई जाती थी तो इसका मतलब था कि नए युग की शुरुआत, जैसे कि फ्रांस की क्रांति के बाद नए युग की शुरुआत हुई थी। राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र लाया गया था। राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य रूपों के योगदान की चर्चा की थी। जब लोग 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब लोगों के अंदर अपने देश या राष्ट्र के लिए प्यार नहीं पैदा हो रहा था, तो इसका कारण था कि राष्ट्र जहाँ देश की कोई आकार नहीं था, कोई मूर्त नहीं थी, तो जब उसको मतलब दृश्य रूप को, मतलब उनको राष्ट्रों को, देशों को एक नारी के रूप में दिखाया गया, तो लोगों के अंदर जो देश के प्रति प्यार की भावना थी वो जगी। राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य रूपों के योगदान पर चर्चा की थी। तो जब देशों को या राष्ट्रों को व्यक्ति के रूप में या नारी के रूप में दिखाया जाने लगा, तो लोगों के अंदर प्यार जगने लगा अपने देश के लिए। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं के योगदान पर चर्चा कीजिए। लोगों, औरतों ने राष्ट्रवाद लाने के लिए राजनीतिक संगठन बनाए थे, समाचार पत्र भी छापे थे बहुत सारी औरतों ने। मताधिकार, मतलब कि उस समय औरतों को मताधिकार 1946 में मिला, उससे पहले औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो औरतों ने ये लंबी लड़ाई लड़ी थी, फिर जाके उनको 1946 में वोट का अधिकार मिला था। और ये वोट के अधिकार को पाने के लिए लड़ना भी तो राष्ट्रवाद लाता है। और राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना, राजनीतिक बैठकों में हिस्सा लेती थी औरतें, और प्रदर्शनों में भी हिस्सा लेती थी। फ्रैंकफर्ट संसद के महत्व पर प्रकाश डालिए। आपने देखा है कि जो जर्मन इलाकों में रहने वाले लोग थे, उन्होंने राजनीतिक संगठन बनाए थे, और उन राजनीतिक संगठनों ने जर्मन के लोगों के लिए नेशनल असेंबली, जर्मन नेशनल असेंबली बनाई थी, जिसने संविधान बनाया था जर्मनी के लिए। और लेकिन इस संविधान के द्वारा जिस राज्य को उस देश जर्मनी का राजा बनना था, उसको संसद के अधीन रखा गया था। और संविधान बनने के बाद जब प्रशा के राजा फ्रेडरिक चतुर्थ को वहाँ का राजा बनने के लिए, जर्मन का राजा बनने के लिए न्योता दिया गया, तो उसने इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि वो ऐसा संविधान नहीं चाहता था जिससे उसकी शक्तियाँ कम हो। और फ्रैंकफर्ट संसद में, और मतलब वहाँ पे जो जितने भी अमीर लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, सेना थी और मजदूर थे, उन्होंने इसका साथ नहीं दिया था संसद का।
और फिर ये भंग करनी पड़ी थी। विभिन्न प्रतीक, और ये जो आपने संसद वाला फ्रैंकफर्ट संसद का महत्व, वो आप ऊपर पैराग्राफ में मैंने आपको समझाया, वही आंसर होगा। महत्व मतलब है ये जो फ्रैंकफर्ट संसद थी, जो जर्मन के लोगों ने बनाई थी, जिसके द्वारा जर्मन के राजा की शक्तियाँ कम की थी, और प्रशा का राजा, जो प्रशा का राजा था, उसने भी इनकार कर दिया था, क्योंकि वो भी अपनी शक्तियाँ कम नहीं करवाना चाहता था। तो लेकिन इसको ये है तो महत्वपूर्ण थी, ये सही दिशा में जर्मन के लोग जा रहे थे, लेकिन लेकिन ये इसका महत्व होने के बावजूद भी इसको भंग कर दिया गया था, उन लोगों की वजह से जिन 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 लोगों को इस संसद के कारण नुकसान हो रहा था। विभिन्न प्रतीक चिन्हों के महत्व को लिखिए। ये आप लोग ऊपर दे रखे हैं, वो लिख देना। टूटी हुई बेड़ियां, आज़ादी का मिलना, बाज, शाहवाला कवच, जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति, बलूत पत्तियों का मुक्त, वीरता का प्रतीक, तलवार, मुकाबले की तैयारी। अगर वही तलवार पर जैतून की पत्ती डाल लपेट दी जाए, तलवार के ऊपर जैतून की डाली अगर लपेट दी जाए या उसका कवर चढ़ा दिया जाए तलवार पे, तो वो शक्ति की चाह बन जाती है। काला लाल सुनहरा तिरंगा उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था, और उगते सूर्य की किरणें एक नए युग की शुरुआत थी। इस तरीके से हमारी इस हफ्ते की तीनों वर्कशीट खत्म होगी। अगर आप इन तीनों वर्कशीट को ढंग से कर लोगे तो आपका जो बहुत लेंथी चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वो कंप्लीट हो जाएगा।